कि वनों के साथ स्थानीय लोगों का जुड़ाव अधिकाधिक बढ़े, उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ें। हेल्पलाइन स्थापित की गई 1926। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय निःशुल्क उस पर सूचना दे सकता है अगर कोई घटना उसके सामने होती है या उसको ऐसा कोई वन प्राणी आबादी में दिखाई देता है, त्वरित रूप से हमारा स्टाफ वहाँ पे पहुँचता है और कार्रवाई होती है। सबसे मृत्यु होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कई बार लोगों को समय से उचित दवा नहीं मिल पाती है। तो वन विभाग ने यह प्रयास किया है कि जो एंटीवेनम दवा होती है जो पाउडर फॉर्म में, उसको हमने अपनी कई चौकियों पे उपलब्ध कराया है और उसके बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी भी दी है और ये अवगत कराया है कि अगर किसी को भी ज़रूरत हो, अगर किसी को सांप काटता है और पास में अगर कोई चौकी हो जहाँ वो दवा उपलब्ध हो, तो निसंकोच निःशुल्क वहाँ से दवा प्राप्त कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारतीय साहित्य में आप सबका स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड में वन विभाग को अपना नया बॉस मिल गया है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड वन विभाग के बॉस खौफ समीर सेना जी। उत्तराखंड में वन विभाग को लेकर बहुत चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस इसलिए भी हैं क्योंकि एक बड़ी आबादी जो है, एक बड़ा क्षेत्र जो है वो वनों से घिरा हुआ है। अब वो चैलेंजेस क्या हैं, उन चैलेंजेस से कैसे पार पाएंगे और क्या है आगे का रोड मैप, सीधा इन्हीं से जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑन कैमरा बधाई अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि हमारी जो है वो एक वन बाहुल्य राज्य है और सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी का आभार कि उन्होंने मुझे ये उत्तरदायित्व सौंपा है। उत्तराखंड वन विभाग का जो मुख्य दायित्व है वो जहाँ एक तरफ एक सुरक्षा की दृष्टि से कार्य करने का है, एक संरक्षक की दृष्टि से कार्य करने का है ताकि वनों में कोई अवैध काम न हो, लेकिन साथ ही उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ पर 70% से अधिक भूभाग वन के रूप में चिन्हित है, वहाँ पर वन विभाग का एक सामाजिक दायित्व भी बहुत बड़ा होता है। और हमारा प्रयास यही है कि पिछले कुछ समय से हम इस पर निरंतर काम भी कर रहे हैं कि वनों के साथ स्थानीय लोगों का जुड़ाव अधिकाधिक बढ़े, उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ें, मानव वन जीव संघर्ष की घटनाओं पर प्रभावी रूप से रोकथाम हो सके। ये मुख्य रूप से हमारी चुनौतियां हैं। इस पर हम लोग, जैसा मैंने बताया कि पिछले लंबे समय से काम करते रहे हैं और इसके परिणाम भी अच्छे आए हैं, लेकिन हमारे लिए ये रोज़ की चुनौती है, ये रोज़ की लड़ाई है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि इसको और बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ाएं और जो हमारा जनता के साथ जो संवाद है, जो संबंध है, और उत्तराखंड जैसी देवभूमि में एक पारंपरिक और एक सांस्कृतिक लगाव है जंगलों के साथ। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा महसूस होता है कि शायद वो कम हो रहा है या कहीं उसमें दरार आ रही है। और जैसा हमारे माननीय वन मंत्री जी कहते हैं कि जंगल हम सबसे पहले भी थे, तो हमें लगता है कि उस रिश्ते में अगर कहीं कमी आ रही है तो हमें दोहरा प्रयास करना है कि आपसी सामंजस्य फिर से स्थापित हो, जिससे हम यहाँ के वनों का बेहतर प्रबंधन और स्थानीय लोगों के लिए और बेहतर रोजगार के अवसर सृजित कर सकें। तो हमारा प्रयास इसी दृष्टि में है। अभी जो प्रारंभिक रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन मिला है, माननीय वन मंत्री जी से मार्गदर्शन मिला है, उसके आधार पर कुछ प्रमुख जो हमारी प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहले एक विषय ये है कि उत्तराखंड में वन आधारित उद्योगों की जो संभावना है उस पर काम करेंगे। और कैसे सर, थोड़ा दर्शकों को समझाइए। देखिए, यहाँ पर जो उत्पाद है, जैसे लकड़ी का उत्पादन होता है, हमारे पास प्लाईवुड की फैक्ट्रीज़ हैं, MDF बोर्ड इत्यादि की फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ जो कृषिकरण वानिकी के कृषि वानिकी के आधार पर खेतों में जो पॉपुलर के, यूकलिप्टस के, इस प्रकार की प्रजातियों के जो वृक्ष उत्पादित किए जाते हैं, उनके आधार पर भी यहाँ संभावना है कि उद्योगों की स्थापना की जाए। तो हमारी इस बारे में कुछ उद्योगों से बात भी हुई है और उनके संगठन के साथ हमने चर्चा अभी कार्यभार ग्रहण के तत्काल बाद प्रारंभ भी की है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनके साथ चर्चा करें। अगर उनकी तरफ से कोई कठिनाई है उसको समझें,
अगर उनकी कोई सरकार से अपेक्षा है उसको भी समझें और साथ बैठ के ये प्रयास करें कि अगर कोई नीतिगत परिवर्तन लाना है, कोई और चीज़ें हैं जिससे उत्तराखंड में इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा मिले, तो उस पर कार्य करें। सर, परमिशन और क्लियरेंस जब हमारी बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ी दुविधा होती है एक क्लियरेंस और परमिशन को लेकर। तो उसको लेकर हम देखते हैं कि अलग अलग विभागों से, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है कि वन विभाग का जो मसला है वो खाली वन विभाग का नहीं रहता, वो अलग अलग विभागों से भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करना पड़ता है आप लोगों को। जी बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाता है, जो काम शायद 1 साल में होना चाहिए वो शायद उस पर कहीं 2-4 साल लग जाते हैं और कहीं ना कहीं उद्यमी फिर पीछे खिसक जाता है। मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें जो है हमें इस दृष्टि से भी प्रयास करने की ज़रूरत है कि जो विधिक प्रावधान है और जो एक फ्रेमवर्क बना हुआ है क्लियरेंसेस का या रेगुलेशंस का, उसको थोड़ा और बेहतर समझने की ज़रूरत है। कई बार ये देखा जाता है कि छोटी छोटी कमियों की वजह से कई बार इस प्रकार के जो प्रस्ताव हैं उनमें विलम्ब होता है। तो आवश्यक इसीलिए है कि जैसे सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की है कई स्थानों पर, जो वन आधारित उद्योग, इसलिए मैंने कहा कि जब उनके साथ बैठेंगे, उनका पक्ष भी सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद जो भी आवश्यक परिवर्तन संभव होगा निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे। उत्तराखंड को सर एक टूरिज्म बेस्ड स्टेट कहा जाता है जी। तो टूरिज्म की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं। जी तो बिल्कुल। वन विभाग जो है, क्योंकि खाली मैं ये कहना, सवाल मेरा इसलिए भी है कि लोग खाली जिम कॉर्बेट तक सीमित ना रखे खुद को, तो वन विभाग खुद को कैसे एक्सप्लोर कर रहा है, पर्यटकों का स्वागत किस रूप में कर रहा है? देखिए, इसमें वन विभाग द्वारा जो पहल की जा रही है वो निश्चित रूप से हमने कई 60 से अधिक नए स्थानों को चिन्हित किया है। उनमें भी आधारभूत जो संरचना है उसमें नियमों के अनुसार कोशिश कर रहे हैं उसको भी अच्छा करने की, जिससे लोग आकर्षित हों। लेकिन इसमें मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि एक बहुत बड़ी भूमिका आप जैसे मीडियाजनों की भी है, क्योंकि ये बार बार कहते हैं लोग कि हमारी देवभूमि सुंदरता के मामले में स्विट्ज़रलैंड से कहीं कम नहीं है, उससे बेहतर ही है। लेकिन अब जैसा आप देख रहे हैं कि आधारभूत संरचना में भी बहुत सुधार हो रहा है, आवाजाही के साधन अच्छे हो रहे हैं, लोगों के लिए पहुंचना आसान हो रहा है। लेकिन सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है। मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से मीडिया के सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ इतनी खूबसूरत स्थान है, जैसे आपने देखा है हर्षिल की घाटी की बात है, चाहे गोविंद वन्यजीव जी विहार से लगे पुरोला के क्षेत्र हैं, हाँ, वो उस तरह के क्षेत्र हैं। और कई ऐसे क्षेत्र हैं, पिथौरागढ़ में कई जगह हैं इतनी खूबसूरत है। मैं भी स्वयं अभी आदि कैलाश और ओम पर्वत जी के दर्शन करके आया हूँ, तो वहाँ जाके व्यक्ति अभिभूत हो जाता है। और लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम उच्च हिमालय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पर्यटन जो है वो एक मर्यादित होगा और एक संख्या आधारित भी होगा, तभी वो लंबे समय तक चल पाएगा। जो एक हम लोग हमेशा बात करते हैं कि किसी भी जगह की जो धारण क्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए पर्यटन की नीतियाँ हम बना रहे हैं। कई बार नाराज़गी भी होती है हमसे, क्योंकि हम संख्या सीमित करते हैं, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा, पर्यटकों को भी और जो लोग वहाँ से रोज़गार की अपेक्षा करते हैं उनको भी, कि कोई स्थान अगर सोने की मुर्गी है तो उसको एक बार में नहीं उसको ख़त्म कर सकते हैं। हमें इस प्रकार से उसका उपयोग करना है जिससे वो आने वाले समय के लिए भी बना रहे, उसके प्रति आकर्षण भी बना रहे और अनुभव जो है वो भी एक विशिष्ट बना रहे। अगर किसी जगह में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो कल जो लोग आते हैं, जिस श्रेणी के लोग आते हैं, वो भी वहाँ आने से हिचकेंगे। सस्टेनेबिलिटी बनी रहा है। तो जो अनुभव है वो विशिष्ट होना चाहिए। जो व्यक्ति वहाँ जाते हैं उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो प्रकृति के साथ उनका एकाकार हो रहा है। अगर वहाँ भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, तो न केवल उस स्थान की सुंदरता खतरे में पड़ जाएगी, एक दूसरे का अनुभव भी खराब होगा जी। पता चला कि आप पैदल मार्ग पे चले जा रहे हैं और घोड़े खच्चर एक दूसरे पे चढ़े आ रहे हैं, तो उस अनुभव को आप बहुत ज़्यादा आप याद नहीं करते और दूसरे को वहाँ जाने के लिए भी आप जो कहने के पहले आप 10 बार सोचेंगे। सर, अनुभवों पे ही बात होती है, तो एक अनुभव ये भी रहता है पहाड़ों में, अक्सर अखबारों में देखते हैं कहीं कि वहाँ गुलदार ने निवाला बना दिया बच्चे को, महिला को। तो एक बड़ी समस्या है आज भी पहाड़ों में, मानव और वन्य जीव के बीच में संघर्ष जो चला आ रहा है।
जी, ये बिल्कुल तो इससे पार पाना तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो कैसे पाएंगे? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान आकृष्ट किया है। ये सच है कि मानव वन जीव संघर्ष उत्तराखंड के लिए एक गंभीर चुनौती है। मैं इस चुनौती को कम नहीं आंकना चाहता, लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि मानव वन जीव संघर्ष पूरे भारत में और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी वन जीवों की बहुलता है वहाँ एक चुनौती है। हमारा जो प्रयास है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में वो ये है कि वैश्विक स्तर के, राष्ट्रीय स्तर पे जो अनुभव है उनसे सीख लेके हमने सबसे पहले एक राज्य स्तरीय हमने रणनीति बनाई है। उसमें अल्पकालिक प्रयास भी हैं, दीर्घकालिक प्रयास भी हैं, और दोनों को मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम जो प्रयास कर रहे हैं उसके बड़े सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, ऐसी हमें आशा है। और उन परिणामों का स्वरूप धीरे धीरे दिखने भी लगा है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के कार्यालय में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया है जो निरंतर इस प्रकार की घटनाओं का विश्लेषण कर रहा है। उसके आधार पे हमने पूरे प्रदेश में अलग अलग वन्य प्राणियों के हिसाब से जो हॉटस्पॉट है, जो संवेदनशील स्थान है, उनको चिन्हित किया है कि किन स्थानों पर किस प्रजाति से दुर्घटना होने की संभावना अधिक है। उसी के अनुसार उन स्थानों पर संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई है। वहाँ स्कूली बच्चों के साथ और लोगों के साथ वहाँ जो जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो भी उसी के अनुसार। आपने सुना होगा यहाँ का एक बहुत सफल प्रयोग है गुलदार के दगड़िए, पौड़ी में, टिहरी में, जहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ स्कूली बच्चों के बीच में इसको चलाया जा रहा है। इसी प्रकार जहाँ पर टाइगर की आबादी अच्छी है, तराई में हमारे कॉर्बेट से लगे हुए इलाकों में, वहाँ पे बाघ रक्षक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार जिन इलाकों में सांपों की ज़्यादा घटनाएं सामने आती हैं वहाँ स्पेशल टीम्स हैं जिनको स्नेक रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी गई है। वहाँ पर उन इलाकों में एक बहुत अच्छी पहल है कि कई इलाकों में आपको पता होगा कि भारतवर्ष में लगभग 50,000 मृत्यु प्रतिवर्ष सांपों से होती है। उत्तराखंड में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मृत्यु सांपों की वजह से होती है। और सांप से मृत्यु होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कई बार लोगों को समय से उचित दवा नहीं मिल पाती है। तो वन विभाग ने यह प्रयास किया है कि जो एंटीवेनम दवा होती है जो पाउडर फॉर्म में, उसको हमने अपनी कई चौकियों पे उपलब्ध कराया है और उसके बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी भी दी है और ये अवगत कराया है कि अगर किसी को भी ज़रूरत हो, अगर किसी को सांप काटता है और पास में अगर कोई चौकी हो जहाँ वो दवा उपलब्ध हो तो निसंकोच निःशुल्क वहाँ से दवा प्राप्त कर लें, क्योंकि दवा की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, कीमत उस समय की है जो समय से किसी को वो दवा मिल जाए। तो ये भी एक प्रयास है वन विभाग का। एक यहाँ पर हेल्पलाइन स्थापित की गई है 1926। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय निःशुल्क उस पर सूचना दे सकता है अगर कोई घटना उसके सामने होती है या उसको ऐसा कोई वन्य प्राणी आबादी में दिखाई देता है। त्वरित रूप से हमारा स्टाफ वहाँ पे पहुँचता है और कार्रवाई होती है, और जो कार्रवाई होती है उसकी मॉनिटरिंग भी उच्च स्तर पे होती है जी। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रयास हैं जो वन विभाग निरंतर कर रहा है और इसमें अकेला वन विभाग ही इसको नहीं कर सकता है, सबको साथ, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस हो और भी विभाग हो। जैसे पशुपालन विभाग से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, उनके कई पशु चिकित्सक हमारे यहाँ प्रतिनियुक्ति पे उपलब्ध हैं और अभी उन्होंने एक शासनादेश किया है। 122 ऐसे पशु चिकित्सक चिन्हित किए गए हैं जो मानव वन जीव संघर्ष में राज्य सरकार की तरफ से नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। वो मौके पे उपलब्ध होकर और सहयोग प्रदान करेंगे। ये भी पूरे भारत में पहली बार ये किया गया है। तो इस प्रकार के अनेक प्रयास हैं जो राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे इनका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। वन विभाग की तरफ से आधुनिकतम उपकरण आज की तारीख में फील्ड में उपलब्ध कराए गए हैं, चाहे वो ट्रैंकुलाइजिंग गन हो, ड्रोन्स हो, अनाइडर्स हो, जीपीएस कॉलर्स हो, टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। बहुत भारी संख्या में जो है इसका उपयोग किया जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने फॉरेस्ट गार्ड को देखता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से वो ड्रोन चला लेता है, ट्रैंकुलाइजिंग गन चला लेता है, रेस्क्यू की टीम के रूप में काम कर लेता है। तो ये बहुत उत्साहवर्धक चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि दीर्घकाल में इसका बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जनता का सवाल रहता है वन विभाग से कि अगर कहीं निर्माण कार्य है और कहीं पेड़ कट रहे हैं तो वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है, आप बिना परमिशन का पेड़ नहीं काट सकते।
लेकिन हमने जो देखा पीछे खलंगा वाला मसला हो या कई मसले हों, तो जनता का सवाल जहन में, जनता के सवाल आपसे ले रहा हूँ कि रोड साइड में कई सारे ऐसे पेड़ हैं जो बिल्कुल जर्जर हालत में हैं, जो कभी भी गिरने सकते हैं। कभी अभी घटनाएं हुई भी हैं पीछे, आपने देखा, चाहे पलटन बाजार वाला मसला हो, एक मसला और था, 2-3 ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसमें कैजुअलिटी भी हो जाती है, किसी की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में फाइंड आउट करना, उन पेड़ों को फाइंड आउट करना जो जर्जर हालत में है। देखिए, आपको ये थोड़ा सा इसमें जो है हमारा विपक्ष समझना ये होगा कि मुख्य रूप से जो नगरीय क्षेत्र हैं उसमें सरकार की बहुत सारी इकाइयां हैं जो कार्यरत हैं जी। अनुमति देने की जिम्मेदारी जरूर वन विभाग की है, लेकिन अगर कहीं से भी इस प्रकार का अनुरोध आता है कि कोई पेड़ खतरा बन गया है, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि उसको स्थलीय निरीक्षण के आधार पर एडवाइस जल्दी से जल्दी, क्योंकि वन विभाग ही टारगेट पे रहता है, लोग सोचते हैं वन विभाग वो ठीक है, वो ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? मैं लोगों की उस अपेक्षा को बड़ी विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरा अनुरोध ये है कि कई बार जैसे आपने एक महत्वपूर्ण, मैं उसी से जुड़ा हुआ एक मसला बताता हूँ। नगरीय क्षेत्र में बंदरों की समस्या आती है, उसके लिए भी लोग वन विभाग को कहते हैं और हम वन विभाग की तरफ से उसको अपनी तरफ से प्रयास भी करते हैं जी। लेकिन एक उसका दूसरा पक्ष ये है कि आज से बहुत लंबे समय पूर्व शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बंदर से जनित समस्या को निवारण के लिए स्थानीय नगरीय इकाइयों को अधिकृत किया गया है। हम उसमें सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है, आज भी हम करते हैं। आपके खौफ बनने के बाद ये कोऑर्डिनेशन और बेहतर होगा, ऐसी उम्मीद जनता करे। ये बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी फील्ड की जितनी इकाइयां हैं वो जनता के साथ जितना और नज़दीक जाके जितनी सहजता से साथ में काम कर सके। और हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि कई बार हम जो करते हैं उसके बारे में आम जनता को जानकारी शायद उतने अच्छे तरीके से हम नहीं पहुँचा पाते। थोड़ा सा हम प्रचार में शायद हम भी सहयोग करेंगे, पीछे हैं, तो मैं आपके भी मदद की अपेक्षा करूंगा और अपनी तरफ से भी ये प्रयास करेंगे कि इस कमी को दूर कर सकें। बिल्कुल, इस कमी को दूर कर सके। और कहीं ना कहीं एक तालमेल बहुत ज़रूरी है। वन विभाग के मुखिया की जिम्मेदारी संभाल ली है सिन्हा जी ने, और उम्मीद जनता की भी यही है कि वन विभाग में बेहतर कार्य होंगे और एक कोऑर्डिनेशन जो होगा और विभागों के साथ वो बेहतर होगा और कुछ ऐतिहासिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और हम तो यही उम्मीद करते हैं सर, आपका जो भी टेन्योर है वो ऐतिहासिक हो। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।